नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और वो नाम है मराठा प्रसार व परिणाम। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। राजस्थान में पारस्परिक गृह कलेश के 3 केंद्र थे। पहला बूंदी, दूसरा जयपुर तथा जोधपुर। सेकंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। सर्वप्रथम बूंदी में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ होता है। और तीसरी लाइन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में इन तथ्यों से लाइन आ चुकी है और ये तथ्य ऐसे कैसे दिए हुए होते हैं, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, इसलिए मैंने मराठा वाला चैप्टर अलग कर दिया है। अब हम तीसरी लाइन पढ़ने जा रहे हैं। पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम व्यक्ति था या प्रथम पेशवा था जो राजस्थान आया था। और पेशवा बाजीराव की मां राधाबाई द्वारा उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों पर यात्रा की गई थी। बीकानेर, जैसलमेर व किशनगढ़ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लूटपाट नहीं की गई मराठों के द्वारा। इसका मतलब अगर आपके ऑप्शंस में आ जाए मराठों के द्वारा निम्न में से कौन सी जगह लूटपाट की गई है, और 3 ऑप्शन ये दे रखे हो बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ और बूंदी, तो आपको बूंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह द्वारा मराठों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई तथा खंडनी देकर अपने राज्य की सुरक्षा की गई। खंडनी कर हुआ करता था, उसको देकर इन्होंने जालिम सिंह जी द्वारा रक्षा की गई कोटा की। अब हम बात कर लेते हैं 1741 का धौलपुर समझौता किस किस के बीच में हुआ। पेशवा बाजीराव व हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के मध्य। पेशवा को मालवा क्षेत्र की सूबेदारी इस शर्त पर दी जाएगी कि वे मुगल मराठा क्षेत्र में कोई उपद्रव ना करेंगे। मराठा उपद्रव करते थे, इस वजह से ये इन्होंने शर्त लगा दी। पेशवा 500 सैनिक बादशाह के दरबार में रखेगा तथा जरूरत पड़ने पर बादशाह की मदद के लिए 4000 सैनिक देने होंगे, जबकि उसका संपूर्ण व्यय मुगल सरकार का होगा। 500 तो रखेगा ही रखेगा, और अगर जरूरत पड़ गई तो 4000 सैनिक और देने पड़ेंगे। पेशवा को चंबल के पूर्व व दक्षिण के जमींदारों से नजराना देने की बात इस समझौते में हुई थी। पेशवा मुगल सम्राट को पत्र लिखकर अपनी वफादारी के बारे में उल्लेख करेगा कि भैया मैं आपके लिए वफादार हूं। सिंधिया और होलकर एक पत्र लिखकर यह वादा करेंगे कि पेशवा शासक जब तक मुगल सम्राट के प्रति वफादार रहेंगे वे उनका साथ देंगे, जबकि बेवफाई पर सिंधिया व होलकर पेशवाओं का समर्थन नहीं करेगा। भविष्य में मराठा शासक मुगल बादशाह से धनराशि की कोई मांग नहीं करेंगे। तो ये था आपका धौलपुर समझौता। अब बात करें बूंदी में उत्तराधिकारी संघर्ष की। राजा बुद्ध सिंह जो कि कहाँ के थे, बूंदी के, ने जो शादी की थी वह जय सिंह कहाँ के, जयपुर की कछवाहा रानी से की थी। उनका पुत्र कौन हुआ, भवानी सिंह पैदा हुआ, जिसे बुद्ध सिंह ने कह दिया कि भैया ये तो मेरी संतान है ही नहीं, इसे अनौरस संतान कहा गया। इसलिए इन दोनों के बीच में आपस में वैमनस्य बढ़ गया। जय सिंह ने करवड़ जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को गद्दी पर बैठाया और उसने क्या करा, वो अनौरस संतान जिसको कहते थे भवानी सिंह को मरवा दिया। अब कछवा रानी ने उमेद सिंह को बनाने की ठानी कि भैया कोई बात नहीं, भवानी सिंह को मरा दिया, कोई बात नहीं, मैं उमेद सिंह को बनाती हूँ राजा। होलकर व सिंधिया को 6 लाख रुपए दिए प्रताप सिंह जी ने। ये प्रताप सिंह जी कौन है, प्रताप सिंह जी आपके जयपुर वाले हैं। और 18 अप्रैल 1734 पर बूंदी पर चढ़ाई कर दी गई। तो ये था आपका बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। अब बात करें जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। 1707 का देबारी समझौता। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि भैया देबारी समझौता कौन से सन में हुआ था, तो 1707 में हुआ था, जिसके अंतर्गत महाराणा अमर सिंह द्वितीय व सवाई जय सिंह के मध्य समझौता हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से पैदा होने वाला पुत्र ही आमेर, अभी आजकल जयपुर जिसे कहते हैं, का अगला राजा होगा। दोनों ने समझौता कर लिया कि भैया मेवाड़ की जो राजकुमारी चंद्र कुंवर, उससे जो बच्चा पैदा होगा वही आमेर का अगला राजा होगा। अब आपको पता है अगर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ है इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए सवाई जय सिंह द्वारा 2 विवाह किए गए। एक तो खींची रानी सूरज कंवर से जिनसे बालक हुआ ईश्वरी सिंह, तथा मेवाड़ की राजकुमारी
राजकुमारी चंद्र कुमार, जिससे माधो सिंह पैदा हुए। अब 1707 का देबारी समझौता क्या कहता है कि भैया मेवाड़ की जो राजकुमारी है उससे जो लड़का पैदा हुआ है वही किसका राजा बनेगा, आमेर का राजा बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया गया। ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया और माधो सिंह को क्या दे दिया, छोटी सी एक रामपुरा नाम की जगह वो दे दी कि भैया तू मस्त रह, तेरे को कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कहावत प्रचलित है, माधो मांगे आधो ईश्वर देवे न पाओ। मतलब माधो मांग रहा है मेरे को आधा राज्य तो दो एटलीस्ट, ईश्वर पाओ भी राज्य देने के लिए पक्ष में नहीं है। राम जी की मर्जी हो तो पूरे पर ही दाव। अब राम जी की ये मर्जी चल गई है कि भैया कोई तैयार नहीं हो रहा, तो पूरे पर ही दाव लग गया था। तो ये था आपका कौन सा, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष जो हुआ था, हुडा सम्मेलन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए ना इस टॉपिक में 17/7/1734, ये सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला प्रश्न है। 17 जुलाई 1734 को क्या होता है, हुडा सम्मेलन होता है। अब क्या हुआ कि मराठों से सब आ गए परेशान कि यार ये हो क्या रहा है, ये परेशान करके रख दिया इन मराठों ने सबने हमारे को। तो अब क्या बात होती है, इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा, जो कि मेवाड़ के शासक थे। अध्यक्षता करनी थी संग्राम सिंह द्वितीय को, लेकिन वो डेथ हो गई उनकी, इस वजह से जगत सिंह द्वितीय द्वारा अध्यक्षता की गई। अन्य में जयपुर के सवाई जयसिंह वहां पर मौजूद थे, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जनशाल, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह वहां पर मौजूद था। समझौता क्या हुआ, पहला एकता बनाए रखना, हम राजपूतों में आपस में एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान, एकता का मतलब यही हुआ अगर आपने जय सिंह जी को कुछ कहा है तो जगत सिंह जी भी उतना ही आपके ऊपर दबाव डालेंगे कि आपने जय सिंह जी को क्यों कहा है। और बारिश समाप्ति पर, सॉरी एक लाइन रह गई है, दूसरे राज्य के विद्रोही को शरण न देना, बिल्कुल सही बात है। और बारिश समाप्ति पर सभी राजाओं को रामपुरा नामक स्थान पर एकत्रित होना है। अब आप अगर चाहें तो इस पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन अगर आएगा मराठा वाला में से, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है हुडा सम्मेलन कब हुआ, अध्यक्षता किसने करी, क्यों करी अध्यक्षता उसने, और निम्न में से कौन कौन से राजा थे उसमें, और समझौता क्या हुआ। ये आपके आरएस मेंस में भी आ सकता है और बाकी कंपटीशन एग्जाम में तो राजस्थान के आ ही सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो युद्ध, राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 को, हम लोग बात कर रहे हैं जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष की। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में दो राजा, कौन कौन, एक तो है माधो सिंह, एक है ईश्वरी सिंह। राजा बनाना था किसको, देवारी समझौते के अनुसार माधो सिंह को, लेकिन बना किसको दिया, ईश्वरी सिंह को। तो राजमहल का युद्ध होता है 1 मार्च 1747 को। ईश्वरी सिंह तथा राणाजी सिंधिया मतलब मराठा वर्सेज माधो सिंह, महाराणा जगत सिंह, बूंदी का उम्मेद सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल, जिसमें ईश्वर सिंह विजय रहा, तथा ईसर लाट का निर्माण जो कि जयपुर में है उन्होंने किया। तो ये राजमहल का युद्ध था जो कि 1 मार्च 1747 को होता है। किस किस के बीच में, ईश्वरी सिंह वर्सेज माधो सिंह के बीच में। इससे शांति नहीं मिली तो दूसरा युद्ध होता है बगरू का युद्ध। अगस्त 1748 को ईश्वरी सिंह तथा सेनापति हरगोविंद नाटानी एक तरफ वर्सेज माधो सिंह, कोटा, बूंदी, जोधपुर, शाहपुरा के शासक मल्हार राव होलकर व गंगाधर तात्या द्वारा यह लड़ा गया। इन सबसे परेशान आ गया कौन, बड़ा भाई परेशान आ गया ईश्वरी सिंह की, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। तो आज दिनांक 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। होलकर द्वारा माधो सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। बड़े भाई साहब चले गए हैं तो छोटे भाई को किसने बिठाया, होलकर मतलब मराठा ने गद्दी पर बैठाया। तो आप इन सबसे समझ सकते हैं कि मराठा उस समय कितने पावर में हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं जोधपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष की। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, उनका भाई बख्त सिंह राजा बनना चाहता था। जोधपुर के महाराजा कौन थे, अभय सिंह, लेकिन भाई उनके पीछे पड़ा था। भाई ने बोला कि राजा तो मैं ही बनूंगा, तो बख्त सिंह बोला मैं बनूंगा राजा। तो अप्रैल 1734 में राणाजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर द्वारा आक्रमण कर दिया गया।
अभय सिंह के बाद उनका ही पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा, लेकिन बख्त सिंह अभी भी टांग अड़ाए हुए बैठा था कि भैया गद्दी तो मुझे ही चाहिए। तो चाचा जी ने क्या किया, बख्त सिंह जी द्वारा गद्दी हथिया ली गई। मृत्यु के बाद किसकी मृत्यु हो गई, बख्त सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्र विजय सिंह जी को गद्दी पर बैठा दिया गया। और 1754 में रघुनाथ राव द्वारा राम सिंह कौन, जो महाराजा थे अभय सिंह उनका बेटा, को पुनः गद्दी पर बैठा दिया गया। इसके लिए जयप्पा सिंधिया को भेजा गया। तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम लड़ाई का माहौल क्रिएट हो जाता है और इसके बीच में फायदा उठा लेते हैं सारे आपका मराठा। मेवाड़ का उत्तराधिकारी संघर्ष। मेवाड़ के पड़ोसी मालवा में मराठों का प्रवेश व अधिकार हो जाने से मेवाड़ को खतरा उत्पन्न हो गया। 1735 में महाराणा ने पहली बार चौथ देना स्वीकार किया, बाकी इसके पहले कभी नहीं देते थे। 1735 में मेवाड़ महाराणा ने पहली बार चौथ देना स्वीकार किया। महाराणा राज सिंह निसंतान मर गए तो उनके चाचा अरी सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तथा लोग बाग क्या चाहते थे, सामंत रतन सिंह को बैठाना चाहते थे। अतः महादजी सिंधिया द्वारा हस्तक्षेप किया गया और इसी के साथ ये जो चैप्टर था आपका समाप्त होता है। क्योंकि अब इस चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचते हैं जो मोस्टली एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। होता क्या है कि हम लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में स्मार्ट स्टडीज़ को भूल जाते हैं। कुछ टॉपिक्स आप ऐसे निकाल लें अलग से जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो उनमें से एक टॉपिक आज आपने देखा है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी ठोक दें, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।